रिलेशन के बारे में जिसमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक ये तीनों रिलेशन के बारे में पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग कुछ और अलग टाइप के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सम मोर टाइप ऑफ रिलेशन। इसमें हम लोग देखेंगे और इसके साथ इक्विवेलेंस क्लास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आगे बात को करते हैं, सिमेट्रिक के बारे में पढ़ें और उसी में अब हम लोग पढ़ेंगे एंटी सिमेट्रिक। तो क्या एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन बताए, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बताए थे कि अगर ए बी आर का एलिमेंट होगा तो बी ए फॉर ऑल अगर कोई रिलेशन ए पर डिफाइंड है तो कहते हैं कि R symmetric, R is a symmetric, R is said to be a symmetric relation if AB is an element of R, then that implies to BA must be element of R। उस रिलेशन के अंदर BA का भी ये पेयर होना चाहिए, वो जरूरी है, और AB A से बिलोंग होना चाहिए। ये बताए थे सिमेट्रिक के लिए। एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या है? एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि वो ऐसा मत समझिएगा कि एंटी सिमेट्रिक दैट मींस कि जो सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक होगा ही, ये कोई जरूरी नहीं है। और एंटी सिमेट्री को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए बी यदि एक रिलेशन के अंदर है और रिलेशन ए कोई सेट ए पर डिफाइंड है एंड बी ए इज आल्सो अंडर रिलेशन आर, दैट इंप्लाइज ए इक्वल बी। यहां ये कहते हैं कि कोई रिलेशन आर ये कहा जाएगा कि एंटी सिमेट्रिक है। कब कहा जाता है? जब ए बी अगर आर से बिलोंग करता है, बी ए भी आर से बिलोंग करता है, तब उसको ए इक्वल बी होना मस्ट है। जैसे अगर हम देखें ए इक्वल अगर ले लेते हैं 1 2 3 सपोज, और इस पर कोई रिलेशन डिफाइन करें तो a इंटू ए क्या होगा? 1 2 3 1 2 3। यहां a इंटू ए को अगर इसमें तो 1 1, ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो ये कह रहा है कि अगर ए बी अगर कहें कि ए बी क्या है, इस कोई भी रिलेशन में होगा तो उसको बी ए बी हो और बी ए हो दोनों, तब ए इक्वल बी होना चाहिए। दैट मींस कि यहां देखिए डायगोनल जो है वो सब एंटी सिमेट्रिक में है। यानी अगर कहें 1 1 2 2 3 3 तो ये एंटी सिमेट्रिक है। अगर हम कहें 1 2 और 1 2 और 3 1, क्या ये एंटी सिमेट्रिक होगा? 1 2 3 1 एंटी सिमेट्रिक होगा? तो बिल्कुल होगा। क्या ए बी अगर है और बी ए अगर है, दोनों है, तो ए इक्वल बी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर नहीं चाहिए। जैसे ट्रांजिटिव में बताए थे कि
1 और 2 का पेयर है और सेकंड 3 1 है, 2 1 नहीं ना है। अगर 2 1 रहता तो नहीं होता। अगर यही कहें ये R1 दे दें, R2 कोई दे दें 1 2 2 3 2 1 3 3, ये क्या एंटी सिमेट्रिक है। तो यहां देखिए एंटी सिमेट्रिक 1 2 और 2 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर A B है B A है तो 1 बराबर 2 तो होता ही नहीं है। 1 इक्वल 2 होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये अगर ऐसा आता है तो ये सिमेट्रिक हो सकता है। 1 2 2 1 सिमेट्रिक है। ये जो रिलेशन R2 लिखे 1 2 2 1 3 3 ये सिमेट्रिक तो है लेकिन एंटी सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पर सिमेट्री तो है लेकिन एंटी सिमेट्री नहीं है। और ये R2 क्या होगा, सिर्फ सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। जबकि 1 2 3 1 अगर कहते हैं तो ये एंटी सिमेट्रिक है। उसी तरह से R अगर बात करें 1 1 2 2 3 3 तो एंटी सिमेट्रिक है। दैट मींस कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में डायगोनल अलाउड है, डायगोनल अलाउड है। अगर कोई कहे कि R3 इक्वल कोई 5 है, वाइड सेट कोई रिलेशन का है, क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? तो है। क्यों है? तो पहले ही बताया कि कंडीशन ये है कि ये दोनों रहेगा तो चाहिए A इक्वल B, ये दोनों नहीं है तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ 5 में तो कोई पेयर ही नहीं होता है, इसलिए इसकी बात ही नहीं आएगी। और इसलिए R3 इक्वल अगर 5 कोई रिलेशन बनता है वाइड रिलेशन तो फिर वो एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो ये बातें थी एंटी सिमेट्रिक की। अब हम लोग इसी पर एक और टाइप है, वो है एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक क्या है उसको भी देख लें। एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक रिलेशन किसको कहेंगे? तो एसिमेट्रिक कहते हैं कि इसमें डायगोनल अलाउड नहीं है। अगर एसिमेट्रिक, अगर AB को देखें, AB अगर R का है तो BA R का नहीं होना चाहिए। फॉर ऑल AB एलिमेंट। तो कहेंगे इसको डिफाइन करते हैं एसिमेट्रिक को, a relation R on a set A is said to be asymmetric if AB if and only if AB is element of R, that implies BA is not element of R. तो that means कि AB है और BA नहीं होना चाहिए। AB अगर है तो BA नहीं होना चाहिए। जैसे हम उसको डिफाइन किए थे कि A इक्वल टू 1 2 3 अगर देख लेते हैं, इसको देखें A इंटू A क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये A इंटू A हमारा हो गया। अब यहां देखें क्या कहता है, AB अगर होता है सपोज कि 1 1 का है तो 1 BA भी है, ये BA भी है, तो इसलिए 1 1 2 2 3 3 अगर ऐसा ये रिफ्लेक्सिव अगर कोई R1 है तो ये एंटी एसिमेट्रिक नहीं होगा। एसिमेट्रिक फिर अगर कहें R2 1 2 2 1 2 3, अगर ये R2 कोई रिलेशन है तो यहाँ पे देखें 1 2 है 2 1 आ गया, इसलिए ये भी अगर ये भी है तो BA नहीं आना चाहिए।
अगर ऐसा आता है तो ये भी एसिमेट्रिक नहीं होगा। अगर R3 की बात करें 1 2 3 2 1 2 3 2 और भी कोई ले लें, बस इतना रहता है। R3 को 1 2 3 2 लेते हैं तो ये एसिमेट्रिक है या नहीं है, तो बिल्कुल एसिमेट्रिक है। AB होगा तो BA नहीं होना चाहिए। हमारा 1 2 है तो 2 1 नहीं है, इस रिलेशन में 1 2 है तो 2 1 नहीं है, और ऐसा ही हमें कंडीशन फॉलो करना होगा। और इस तरह से कहें तो ये क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो गया, तो ये एसिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब कहेंगे अगर R4 5 लें तो ये एसिमेट्रिक है या नहीं है, तो बिल्कुल जहां भी कंडीशन होगा कि AB होगा तो BA नहीं होना चाहिए। यहाँ 5 है यानी इसमें कोई पेयर है ही नहीं, AB है ही नहीं, तो BA की जरूरत कहां से है, हो या ना हो। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में आपके एग्जाम में कि कोई इम्पटी रिलेशन, वॉइड रिलेशन एंड एसिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल एसिमेट्रिक होगा, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं होते हैं। और एसिमेट्रिक तभी कहा जाएगा जब AB होगा तो BA नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो हमें कुछ है ही नहीं, इस एलिमेंट में कुछ नहीं है, एम्प्टी है, इसलिए 5 जो रिलेशन होगा, वॉइड रिलेशन जो होगा वो एसिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो ये कुछ थे। अब देखेंगे सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। अब सबसे एक और इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, इसके लिए प्रत्येक कोई भी रिलेशन है तो सबसे पहले अगर क्लास की बात करें, क्लास निकालना होगा तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होना होगा, उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको सबसे पहले चेक करना होगा क्या, उसका रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों रिलेशन होता है तब वैसे रिलेशन क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएंगे। तो हम उसी से हर एक इक्विवेलेंस रिलेशन अगर होगा तो उसके जितने भी कोई भी सेट है तो उसका प्रत्येक एलिमेंट का एक क्लास होगा, वो किसी क्लास से बिलोंग करता है, और उस क्लास के आधार पर जो है हम पार्टीशन निकालते हैं। तो चले हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या है। इक्विवेलेंस क्लास, तो कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास इज डिनोट क्लास ऑफ कोई एलिमेंट, आर्बिट्ररी एलिमेंट x मान लें किसी भी सेट का, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x is denoted by इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और डिनोट करते हैं x, तो ये डिनोटेड बाय x एंड डिफाइंड बाय x इक्वल वो y, वो सभी वैसे सेट जो y हैं, तो y पे सभी सेट such that y is element of A
and xy element of R। ये इक्विवेलेंस क्लास का डिफिनेशन है। अगर कोई भी सेट A है जिस पर कि कोई रिलेशन R डिफाइंड है A टू A, तो उसके सेट A के हर एक एलिमेंट का एक क्लास होगा, वो किसी क्लास से बिलोंग करेगा, और वो क्लास क्या होगा, वो ऐसा सेट होगा जिसमें y होंगे वो सभी y जो x से रिलेटेड हैं, जो x से रिलेटेड है, और x y जो है वो R से रिलेटेड, उस रिलेशन से रिलेटेड है। सपोज कि a इक्वल टू, यहाँ पर एग्जांपल से हम देख ले तो और इजी कंसेप्ट होगा। a इक्वल, अगर हम a के अंदर मान ले कि 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है, ये एक सेट है, और R जो है वो डिफाइंड है A टू A। R डिफाइंड है A टू A, सेट A पर एक रिलेशन R है, और R इक्वल हम कहें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 2 1 4 5 5 4, ये एक रिलेशन है। अब इसमें कहेगा फाइंड द क्लास ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या क्वेश्चन हो सकता है? फाइंड द क्लास ऑफ 1 2 3 4 5। किसी तरह से है फाइंड ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 2 3 4 5। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम ये अगर देखें R यहाँ दिया हुआ है तो ये चेक करना होगा कि ये R इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। इक्विवेलेंस क्लास के लिए ये जरूरी है कि R को क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें थीम कौन कौन चाहिए? फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकेंड सिमेट्रिक, और थर्ड ट्रांजिटिव। ये तीनों अगर होता है किसी कोई रिलेशन, ये तीनों रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और जब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तभी उसके एलिमेंट, उस सेट के एलिमेंट जिस पर वो हमारा रिलेशन डिफाइंड है, उसके उस रिलेशन के एलिमेंट का हम क्या करेंगे? उसका क्लास निकालेंगे। तो ये क्लास निकालने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम क्या चेक कर लें कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर देखें रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव हमारा किस पर डिफाइंड है? ये रिलेशन सेट A पर डिफाइंड है, सेट A पर डिफाइंड है 1 2 3 4 5। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सभी का क्या? रिफ्लेक्सिव मतलब आईना दिखाना, यानी प्रत्येक का को आईना दिखा दीजिए। 1 को आईना दिखाएंगे, 1 आया है, ठीक है। 2 को आईना दिखाएं, 2 का क्या आ जाएगा? 2 2 इसमें है। 3 को आईना दिखाएंगे तो 3 आना चाहिए, 3 और 3 4 4 4 है, 5 5 5 है। यहाँ कंप्लीट। आगे बताए थे कि आइडेंटिटी रिलेशन में हम ये चेक करेंगे कि सिर्फ खुद का ही इमेज तैयार हो, खुद का ही वो खुद से रिलेट हो। लेकिन इसमें रिफ्लेक्सिव में बताए थे कि हम सभी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, खुद का आईना होना चाहिए, वो उसका रिलेशन खुद के साथ हो। उसके अलावा कोई भी पेयर हो जो कि इस सेट के अंदर में होना चाहिए, सिर्फ इतना ही है। बाकी कोई भी पेयर बने जो कि इस सेट से बिलोंग करता है वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो हमें मिल गया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। यहाँ तक हमारा काम खत्म। ये रिफ्लेक्सिव है। और सिमेट्रिक की बात करें तो बताए थे सिमेट्रिक, अगर ये यहाँ तक फिर से चेक करें तो यहाँ तक फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होता है। हर एक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा ही। 1 1 का अगर हम A A लें तो हम A B लें तो B A
अगर ये रिफ्लेक्सिव की बात नहीं करें, अगर हम कहें कि आइडेंटिटी रिलेशन, तो यहाँ पर हम देखें तो ये आइडेंटिटी है, ये क्या है, आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी प्लस ये रिफ्लेक्सिव है, तो आइडेंटिटी सभी क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक होंगे। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है। यहाँ तक चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सिमेट्रिक होगा। आगे की बात हम देखें, 1 2 है तो 2 1 चाहिए है, 4 5 है तो 5 4 चाहिए, वो है, यानी हमारा सिमेट्रिक भी कंप्लीट, रिफ्लेक्सिव भी कंप्लीट। अब देखें इस सेट को हम चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन को हम चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है बच्चों कि क्या उसका ट्रांजिटिव का बताए, याद करें क्या बताए थे, अगर ए बी है, बी सी है तो ए सी चाहिए, क्या बताए थे, अगर ए बी है और BC है तब हमें AC की जरूरत पड़ेगी। तो यहां देखें कि ऐसा है, 1 2 है, AB और BC है, यहां पर 1 2 2 1, तो हमें 1 1 की जरूरत पड़ेगी, 1 1 तो ऑलरेडी है, इसका काम कंप्लीट हो गया। आगे हम देखें 4 5, यहां क्या है, 4 5 और 4 5 है, ये 5 4 है, ए बी है, बी सी भी है, तो ए सी हमें चाहिए, ए इसका 4, सी इसका 4, यानी हमें एक पेयर और चाहिए, क्या, 4 4, और वो यहाँ पर हमें मौजूद है इस रिलेशन में। दैट मीन्स कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो जब ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर ये तीनों है ये, तो फिर ये रिलेशन क्या होगा, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस है, और जब इक्विवेलेंस है बच्चों तब फिर इसका हम क्लास निकाल सकते हैं एलिमेंट का। अब क्लास की बात जब करें, यहां क्लास की बात करते हैं, तो क्लास किसका क्लास होगा, सभी का क्लास होगा, 1 का भी क्लास होगा, 2 का भी क्लास, 3 का, 4 का और 5 का क्लास। और ये क्लास क्या होता है, एक सेट होता है, क्लास क्या होगा, सेट होगा, तो हमेशा इसको सेट में लिखेंगे, और सेट में कौन सा एलिमेंट होगा, जो 1 के साथ पेयर लगा रहा है, और 1 के साथ पेयर क्या हमेशा देखेगा, 1 क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, यही क्लास में कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। यहाँ पर जब क्लास की बात करते हैं तो पेयर कैसे लगेगा, पेयर तो यहाँ अगर हम कहें कि 1 2 है, 2 1 है, यहाँ पर 2 के साथ 1 भी क्या कर रहा है, 1 के साथ 2 रिलेट कर रहा है, अगर वहां पर 1 और 3 भी होगा या 3 1 होगा, सपोज कि यहाँ पर लिखे हैं 1 1 2 और यहाँ 3 1, तो 1 के साथ कौन कौन रिलेट कर रहा है, यहाँ 1 ऐसे देखें पेयर में तो 1 और 2 भी है, 3 और 1 भी है, लेकिन यहाँ पर हमेशा इसको डोमेन के रूप में हम देखेंगे, ये जो क्लास जिसका भी हम निकालेंगे उसको हम डोमेन के रूप में देखेंगे। ये चीज हमेशा नोट कर ले, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर जो बता रहे हैं कि 1 2 3 4 5, तो जब हम यहाँ से इसका देखेंगे पेयर इसके किसके साथ रिलेट है, तो इसको हम डोमेन के रूप में लेंगे, और डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो हमेशा इसको क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट में देखेंगे। 1 यहाँ पर देखें 1, क्योंकि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ तो निश्चित रूप से होगा ही, रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, तो फिर वो इक्विवेलेंस कैसे आएगा। आगे चले, 1 के साथ और किसी का रिलेशन, हाँ 1 के साथ यहाँ 2 भी रिलेटेड है, 2 कर दिए, और तो कोई रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर 1 का क्लास 1 2 हो गया। अब यहाँ 2 का देखें, जब
2 का 2 से है, बिल्कुल 2 से रिफ्लेक्सिव है, तो 2 का 2 से तो होना ही है। आगे देखें यहाँ डोमेन में 2 और इसका रिलेशन 1 के साथ है, तो 1 भी होगा। और इसको हम अरेंज में कर सकते हैं, क्योंकि एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर मायने नहीं रखता है, उसका मायने नहीं रखता है। और इसको हम 1 2 भी लिख सकते हैं। 3 की बात करें तो 3 का तो सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो 3 का रिलेशन 3 के साथ मस्त है। आगे देख लेते हैं कुछ है या नहीं। यहाँ 3 रिलेटेड है, बाकी कहीं भी 3 डोमेन के रूप में हमारा नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें एक सिंगल सेट बनेगा, सिंगलेटन सेट, जिसका एलिमेंट ओनली 3 होगा। 4 का देखें तो 4 से तो रिलेशन होगा ही, उसके अलावे और भी देखें 1 2 4 का किससे रिलेट है? 5 से है, तो 5 यहाँ ये क्लास हुआ 4 का। और 5 का क्लास क्या होगा? 5 का 5 तो होगा ही, इसके अलावा 5 डोमेन के रूप में देखें कहां पर है, यहां पर डोमेन के रूप में है, तो 5 का किसके साथ रिलेट है? 4 के साथ, तो यहां पर 4 भी होगा। और कहें कि ऑर्डर मायने नहीं रखता है, तो इसको रीअरेंज कर लें तो 4 5 है। तो इस तरह से हम यहां देख रहे हैं कि ये हर एक क्लास का जो है वो हम 1 का क्लास निकाले, यही क्लास है, ये इसको क्लास कहते हैं। अब पार्टीशन की बात करें, किस चीज की बात करें? पार्टीशन की। तो पार्टीशन यहां पर देखें कि 1 2 है, यहां भी 1 2 है, 3 है, 4 5 है, 4 5 है। तो जो सेम है उसको हम अलग लिखते हैं, जो सेम है उसको हम अलग लिखते हैं। पार्टीशन की बात करें तो यहाँ कितने टाइप के हमें सेट मिले? तो ये दोनों सेट तो इक्वल सेट हो गए, 1 2 1 2 इक्वल सेट हो गए। तो यहाँ पर हम 1 2, फिर एक सेट हमारा सिर्फ 3 का मिला, और फिर एक सेट 4 5 4 5 4 5, ये दोनों इक्वल सेट हैं, ये और ये इक्वल सेट, ये और ये इक्वल सेट, तो ये दोनों सेट के लिए हम एक सेट का यूज करेंगे। तो ये इस रिलेशन के अंदर ये पार्टीशन हमारा ये हो गया, इसको P1 मान ले, P2 मान ले, P3 मान ले, यही पार्टीशन हुआ। अगर पार्टीशन करने की बात हो गई तो हम इस तरह से पार्टीशन करेंगे। ये हमारा P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया। और इस तरह से अगर रिलेशन में डिफरेंट पार्टीशन होंगे तो समझ लो कि अगर P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, डॉट डॉट ये मान ले Pn तक है। अगर इस सभी पार्टीशन का हम यूनियन कर लें, सभी पार्टीशन का यूनियन कर लें, तो यही हमें क्या मिल जाएगा? सेट A मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा? सेट A मिल जाएगा हमें। यहाँ पर जो पार्टीशन करते हैं, ये पार्टीशन हमेशा क्या होता है? P1 P2 P3 ये जितने भी होंगे वो डिसजॉइंट सेट होंगे। ये हमेशा देखेंगे पार्टीशन जो करते हैं उसको हम डिसजॉइंट सेट के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ P1 P2 P3 ये डिसजॉइंट सेट है, और ये सभी का यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेट A मिलेगा। अब कहेंगे सर ये यूनियन क्या इंटरसेक्शन अगर करके देखें तो क्या होगा? यहां देखें P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3 इंटरसेक्शन P4, इस तरह से करते हैं। इंटरसेक्शन Pn की बात करेंगे तो ये क्या होगा? ये 5 होगा। ये एक वाइड सेट, एम्प्टी सेट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? बिकॉज P1 P2 P3 P4 dot dot Pn are disjoint set।
डिसजॉइंट सेट्स। क्यों है? तो P1 P2 3 ये जो भी हम यहाँ पर पार्टीशन किए हैं वो सभी डिसजॉइंट सेट्स हैं, और डिसजॉइंट सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है? एक एम्प्टी सेट होता है। तो यहाँ बिल्कुल समझ गए कि इस पर काफी क्वेश्चन भी बोर्ड में भी काफी क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंस क्लास से। आपको 6 नंबर का 4 नंबर का, अब तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का लगभग नहीं आता है, लेकिन 4 नंबर के बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, सीबीएसई बोर्ड में भी होते हैं। तो दोनों बोर्ड में लॉन्ग टाइप के आंसर में आपको इक्विवेलेंस क्लास, जैसे ही इक्विवेलेंस क्लास की बात होती है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 4 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन ही मिलेगा। उसमें रिलेशन बताया जाएगा, पहले शो करना होगा कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। वो शो करने के बाद कहेगा कि फिर सभी एलिमेंट का क्लास बताएं, और क्लास के बाद हो सकता है वो पूछ दे कि पार्टीशन इसके कौन कौन से हैं। तो पार्टीशन में हम लोग डिसजॉइंट सेट जो इक्वल सेट है उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, उसके बाद एक ही सेट लिखेंगे, और इस तरह से हमें अलग अलग डिसजॉइंट सेट मिलता है। यहाँ देखें 1 2 3 4 5, तो ये सभी डिसजॉइंट सेट हमें मिलेंगे। और इस डिसजॉइंट सेट का अगर इंटरसेक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। यूनियन कर दें तो हमें फिर वही सेट मिल जाता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग चर्चा किए। अभी हम लोग सीखे इक्विवेलेंस क्लास के बारे में, सिमेट्रिक क्लास के बारे सिमेट्रिक के साथ में एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, और भी बहुत सारे चीजों को हम लोग यहाँ पर देखे। और इस तरह से आप लोग को काफी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो बोर्ड में पूछा जाएगा या पूछा गया है। वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील किया जाएगा, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, और उसके साथ आप लोगों को कुछ होमवर्क भी असाइनमेंट के रूप में मिलेगा। उसको जरूर उस पर अपना प्रैक्टिस करेंगे। आपको ये क्लास कैसा लगा अपना कमेंट जरूर लिखें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हमेशा ये समय बहुत ही कम रह गया है बोर्ड के एग्जाम में, और हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए ये क्रैश कोर्स लाए हैं। और इस क्रैश कोर्स को जितना जल्दी इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं जितना बताता हूँ उस पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें तो और भी बेटर मार्क्स आ सकते हैं। और पहले ही पता है कि अगर हमारा कंप्लीट ये पूरा लेक्चर अगर आप कंप्लीट देखते हैं और जैसा हम आपको असाइनमेंट देंगे वो सारे असाइनमेंट बना लेते हैं तो 100% मार्क्स का मैं गारंटी देता हूँ कि जरूर आएगा। 100% मार्क्स आएगा आपको मैथ्स में। तो बच्चों अब आपको याद है तो कुछ बता सकते हैं। एक क्वेश्चन जैसे कहता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई दे दे कि प्लेन में पैरेलल लाइंस का एक सेट है, एक प्लेन में पैरेलल लाइन का सेट है, तो बताओ कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। कोई रिलेशन डिफाइन है पैरेलल लाइन का सेट। सपोज कि ए यहां कह दे A इक्वल सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और कोई रिलेशन जो है वो ए बी आता है और A पैरेलल B और A B A, इस तरह से है। एक सेट है स्ट्रेट लाइन का, A B पैरेलल, एक रिलेशन इसमें करते हैं कि A और B लाइन पैरेलल है, तो आपको ये शो कर
क्या है? रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या करता है कि ए बी प्रत्येक का खुद के साथ होना चाहिए। अब यहाँ देखो दो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ एक लेट एक स्ट्रेट लाइन ले ले, तो ये बताओ कि एक लाइन खुद का पैरेलल होता है या नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है। तो यहाँ कहेंगे सिंस ए इज एवरी स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर अगर ए की बात करें तो ये इस रिलेशन के अंदर आता है, खुद का ए जो है वो आर से बिलोंग करता है, क्योंकि प्रत्येक लाइन खुद का क्या होगा? पैरेलल होगा। हमारा ये क्या करता है? ए पैरेलल टू बी, तो ए पैरेलल टू ए। सेकेंड हम क्या सिमेट्रिसिटी की, सिमेट्रिक का बात करें, सिमेट्रिक अगर एक लाइन एल लेते हैं और एक लाइन एम लेते हैं, अगर कहें कि एल और एम पैरेलल है, एल इज पैरेलल टू एम, दैट इंप्लाइज एम पैरेलल टू एल है या नहीं है? ये बिल्कुल है। एल अगर एम का पैरेलल है तो एम भी एल के पैरेलल होगा ही। तो अगर ऐसा होता है तो ये सिमेट्रिक है, दैट मींस कि ये भी किसे, इस रिलेशन से रिलेट है। अब सिमेट्रिक के बाद क्या करें? ट्रांजिटिव की बात करें। रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लिए, सिमेट्रिक चेक कर लिए, अब क्या चेक करें? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात करें तो क्या बताते हैं कि अगर ए बी है, बी सी है, तो हमें क्या चाहिए? ए सी चाहिए। चलो एक लाइन एल ले लिए, एक लाइन एम ले लिए और एक लाइन एन ले लिए। अब सपोज कि एल जो है एल एम पैरेलल हो, एम एन पैरेलल हो, एल और एम पैरेलल है, एम और एन पैरेलल है। यहां देखें एम पैरेलल एन, एल एम पैरेलल है, एम एन पैरेलल है, तो क्या एल और एम जो है, सॉरी एल एम एम एन, तो एल और एन पैरेलल होगा कि नहीं होगा? तो आपको ये पढ़े होंगे 10th क्लास में, 9th क्लास में भी कि अगर एक लाइन किसी दो लाइन के पैरेलल हो, अगर एक लाइन का पैरेलल दो लाइन हो तो वो दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होंगे। तो यहां देखें एम एल का पैरेलल है, यहाँ एल एम है, यही एन के भी पैरेलल है, तो एल ऑब्वियसली जो है एल जो है वो एन के पैरेलल होगा ही। इसलिए ये एल और एन भी जो है वो बिलोंग किससे करेगा? इस रिलेशन से करेगा। अगर इफ एल एम और एम एन इस रिलेशन से बिलोंग करता है तो एल एन भी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा ही। तो देखें कि ये रिलेशन जो हमें दिया गया था वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये तो इस तरह से ये रिलेशन क्या हो गया? हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और अगर इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और यहाँ पैरेलल के बदले हम क्या डाल दें? परपेंडिकुलर डाल दें। अब बताओ कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा आर? तो यहाँ बच्चों देख लो क्या कहा कि स्ट्रेट लाइन, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन है, हम एक स्ट्रेट लाइन की बात करें, सबसे पहले रिफ्लेक्सिबिलिटी ही चेक करें। रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए हमको ए चाहिए, तो दैट मींस कि यहाँ पर कोई लाइन खुद का पैरेलल होता है या नहीं होता है? तो कोई भी लाइन खुद का पैरेलल नहीं होता है, सॉरी पैरेलल तो होगा, परपेंडिकुलर नहीं होता है। कोई भी लाइन खुद का परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये लाइन खुद का परपेंडिकुलर नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिविटी ये रिफ्लेक्सिव
नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक है या नहीं है, तो अगर ए बी कहें कि ए बी पर परपेंडिकुलर है तो बी ए पर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये दो लाइन कहें तो यहाँ पर अगर ये एल ले ले, ये एम ले ले, ये एल ले ले, एल परपेंडिकुलर टू, यदि एम एल पर परपेंडिकुलर है तो इट मस्ट बी एल इज आल्सो परपेंडिकुलर टू एम, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट में ही देखें कि ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, तो बस एक लाइन में ही है कि चूंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव है कि नहीं है उसको भी चेक कर लिया जाए। ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव तो यहां देखें रिफ्लेक्सिव लिख ले, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव अब चेक हम लोग करेंगे। ट्रांजिटिव में अगर ये एल हो गया, एम हो गया और एक एन भी ले लें, एल इज परपेंडिकुलर ऑन एम, एम इज परपेंडिकुलर ऑन ये मान ले एन, ये मान ले एन। तो अब बताओ कि क्या एल और एन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? एल परपेंडिकुलर ऑन एम, एम परपेंडिकुलर ऑन एन, तो एल और एम जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? सोचो, यहाँ क्लियरली देखने से ही पता चलता है कि ये एल और एन कभी परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो जब एक लाइन दो लाइन किसी एक लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर कभी नहीं होता है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। और ऐसा क्वेश्चन होगा तो कौन सा रिलेशन होगा? तो इस तरह का रिलेशन सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग कुछ एग्जांपल देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैसा बताया डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और उसी से रिलेटेड सारे सॉल्यूशन करेंगे और कुछ आप लोगों को असाइनमेंट दिया जाएगा जिसका कि आप प्रैक्टिस करते रहें और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा नंबर आएगा, आप उतना ज्यादा समझ सकते हैं। तो बच्चों फिर से एक बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, तो अच्छा लगा है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।